करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग 19 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। कंटेंट शानदार है, जबरदस्त है, डिटेल के साथ है, आपको एंड तक बने रहना है। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो, उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ पढ़ेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। तो नायाब सिंह सैनी हरियाणा के एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है, 1987 से मनाया जा रहा है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है निकिता पोरवाल ने, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की देवी की प्रतिमा चेंज कर दी है और अब इन पर आंखों पर बनी जो पट्टी हुआ करती थी वो हटा दी गई है। तलवार के स्थान पर संविधान की स्थापना कर दी गई है। ये उच्च नहीं सर्वोच्च रहेगा, ये बात ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नासा ने अभी यूरोप बृहस्पति ग्रह के लिए, वहां पर जीवन की तलाश के लिए या कहे कि पानी की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। और गृह मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त किए गए प्रवीण वशिष्ठ। और अभी हाल ही में अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है, क्योंकि राष्ट्रपति जी वहां की यात्रा पर हैं। और BEML जो है ये भारत में पहले स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से राजकुमार हिरानी सम्मानित किए गए। और औषधि नियामक प्राधिकरण की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया। अब इसकी क्विज और PDF नहीं सॉल्व किए हो तो जाकर के MZT ऐप पर सॉल्व कर लेना। बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है, फ्री PDF फ्री क्विज सेक्शन में मिलेगी। डेली, मंथली, वीकली सबकी मिलेगी यहाँ पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस साथियों अभी 17 अक्टूबर को मनाया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का। PM मोदी ने अटेंड किया है इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस सेलिब्रेशन को, और PM मोदी ने स्पीच भी दिया यहाँ पर। उन्होंने बताया कि पाली लैंग्वेज जो है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर कराया था, अगर आपको याद हो तो। भारत सरकार द्वारा पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज या कहीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। टोटल अब 12 भाषाएं ऐसी हो गई हैं। महात्मा बुद्ध की भाषा को पाली भाषा हुआ करती थी, महात्मा बुद्ध की प्राकृत भाषा हुआ करती थी महावीर स्वामी की। ठीक है, ये मैं आपको इतिहास में पढ़ाया हुआ हूँ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में त्रिपिटक है, त्रिपिटक का उल्लेख है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आता है, और यही अभिधम्म पिटक से अभिधम्म दिवस ये मनाया गया। क्लियर है ना? और डिटेल्स भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। चित्त चेतना, इसके अलावा चेतसिका, रूप, निब्बाना, ये प्रमुख घटकों में से विभाजित हैं। मतलब कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर चीजों पर चर्चाएं हुई। महात्मा बुद्ध जी के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण, जिसे मृत्यु कहा गया, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में। कुशीनारा तब था, अब आज के टाइम पर कुशीनगर है, वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इनको पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर? बोध गया, बिहार में। बोध गया जिला है आज। इसके अलावा इन्होंने पहली स्पीच कहाँ पर दी? तो सारनाथ में दी इन्होंने। और सारनाथ में पहली स्पीच जो इनका देना था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया ने किस देश को शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया? उत्तर कोरिया जो है अपने दक्षिण कोरिया को, जो कभी एक ही में हुआ करते थे, कोरिया गणराज्य हुआ करते थे, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को शत्रुतापूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है, और इसके रूप में परिभाषित करने के लिए इसने अपने संविधान में संशोधन भी कर दिया है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अब शत्रु मानेगा ऑब्वियसली। दोनों में बनती नहीं थी, काफी लंबे समय से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध चलता ही आ रहा था। मतलब कोई ऐसा युद्ध नहीं कि लड़ाई हो रही हो, लेकिन समझ लो एक प्रकार से जैसे भारत पाकिस्तान के रिलेशन है, ऐसे ही वहाँ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रिलेशन थे। लेकिन अब ऑफिशियल रूप से इसने हॉस्टाइल स्टेट का यहाँ दर्जा दे दिया है, और इसके लिए अपने संविधान में संशोधन भी किया है। उत्तर कोरिया किम जोंग उन का देश है, कह सकते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तानाशाह हैं। दक्षिण कोरिया कंपैरेटिवली कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश है, उनकी अपेक्षा काफी कुछ ठीक है, काफी डेवलप्ड भी है दक्षिण कोरिया, और खुली अर्थव्यवस्था है, जबकि उत्तर कोरिया की बंद इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है।
तो फिलहाल यहाँ पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में ठनी रहती ही है। मैप में अगर आप लोकेशन देखना चाहोगे तो आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप चाइना को छोड़ोगे तो बगल में ही आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जापान दिखेगा, ये जापान है, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप बताना 38 डिग्री पैरेलल लाइन अलग करती है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है ये अक्षांश रेखा का ये अलग करती है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करती है, 38 डिग्री इनको, और 49 डिग्री जो है ये कनाडा को अमेरिका से अलग करती है। भाई अपना जो भारत है आप देख ही रहो, भारत का लोकेशन जो है यहाँ 10 डिग्री से लेकर के यहाँ तक है ना, तो 32 डिग्री तक है, और ऊपर ये 38 डिग्री हुआ, और ऊपर जाओगे तो 49 डिग्री वाली लाइन चलेगी। तो 49 वाली डिग्री वाली जो लाइन चलेगी ना वो यूएसए और कनाडा को अलग करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये ग्लोब की मैं बात कर रहा हूँ, अक्षांश रेखाएं हैं, डिग्री जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कर्क रेखा आप जानते हो 23.5 अंश जो कर्क रेखा है वो ऐसे भारत के बीचों बीच से निकल रही होती है। तो इसका मतलब भारत यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है उत्तरी अक्षांश में, उत्तर पूर्वी अक्षांश में। खैर ये भूगोल का टॉपिक है, ये सफलता बैच में सारी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? तो दोस्तों भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र ये बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको बताने की जरूरत नहीं है, असम में ये स्थित है, असम में है। अच्छा, दो चीजों के लिए ये ज्यादा फेमस है। पहला ये कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा फेमस है नेशनल पार्क? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। दूसरा, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला ये पहला नेशनल पार्क था, इसमें पहली बार सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर 446 स्पीसीज हैं किसकी? तितलियों की, और इसके साथ ही यहाँ पर ये एक दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। पहला कौन सा था? पहला अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क, ये पहला तितली विविधता केंद्र था, और दूसरा काजीरंगा हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना। असम आया है तो असम के बारे में जानेंगे। असम आप देखोगे पूर्वोत्तर का एक राज्य है, असम से ही एक्चुअली बाकी सारे राज्य धीरे धीरे करके अलग हुए। अहोम साम्राज्य हुआ करता था एक टाइम पर, तो जब सब इसी से अलग हुए हैं तो मतलब सबके बॉर्डर इससे लगते होंगे। तो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं ना सबके बॉर्डर इससे लगते हैं, तो आपको याद ही नहीं करना है इसको, है ना। चलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है, गुलाब चंद कटारिया जी के यहाँ की गवर्नर है। हफलोंग, चंडूबी, दिघाली पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, चिपोर, सोनबेल, देहिंग लेक ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। डिगबोई झील जो है ये याद रखना, डिगबोई में ही पहला भारत का तेल का कुआं मिला था। 7 यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। इसके अलावा यहाँ पर लोक नृत्य में बात करें तो बिहू लोक नृत्य होता है, भोरताल होता है, खम्बालिम होता है, सात्रिया होता है, सात्रिया ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखोगे। 35 जिले हैं, विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में यहाँ से 14 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। असम के बारे में ये रही डिटेल इंफॉर्मेशन। राजधानी इसकी दिसपुर। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत लैंग्वेज को अनिवार्य विषय बना दिया? तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड ने। देवभूमि उत्तराखंड सरकार ने एक घोषणा की कि राज्य भर में जितने भी मदरसे हैं ना, 416 मदरसे, इन सब में संस्कृत लैंग्वेज अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर मंत्रोच्चारण होगा। संस्कृत कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट इन मदरसाज, उत्तराखंड बोर्ड प्रिपेयर्स प्रपोजल, ठीक है। तो ये प्रपोजल दिया गया है, उत्तराखंड ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ में देखो संस्कृत हुआ ये तो न्यूज बन गई, साथ ही साथ में कंप्यूटर के अध्ययन को भी शामिल किए करने की भी बात की गई है, मतलब कंप्यूटर भी रहेगा, ठीक है। तो मुफ्ती समून कासमी जो हैं ये UMEB के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। अब संस्कृत भी अनिवार्य विषय होगा। उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड देखना चाहोगे तो यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ये कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर को सन 2000 में ये अलग हुआ था। सन 2000 में एक्चुअली में ना 2-3 राज्य अलग हुए थे, 3 राज्य मुख्यतः। जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ सबसे पहले 1 तारीख को, 1 नवंबर सन 2000 को। फिर 8 दिन बाद उत्तर प्रदेश से अलग होता है उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। फिर
6 दिन के बाद बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है और उस अवसर पर बिहार से अलग होता है झारखंड, यानी 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये बना था 26वां छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, 28वां राज्य बना था झारखंड। फिर 2014 में 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, ये 29वां राज्य बना था। लेकिन आगे चलकर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राज्य कम हो गया, मतलब एक राज्य तोड़ दिया गया, यूनियन टेरिटरी दोनों बना दिया गया, इसलिए फिर से संख्या 28 राज्य की हो गई और 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ गए। बात समझ में आई? चलिए, तो ये इसकी राज्यों की कहानी थी। बाकी यहाँ पर जितने भी ताल वाले हैं वो सारे ताल वाले झीलें यहीं पर हैं उत्तराखंड में ही। बस चंद्रताल, सूरजताल और भोजताल छोड़ दो। चंद्रताल, सूरजताल यहाँ पर रहेगा हिमाचल प्रदेश में, और भोजताल भोपाल समझ लो, भोजताल से याद रखना, महाराजा भोज से याद रखना, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। चलिए, बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में याद रखना। ये नाम अब पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया और अब नाम बदल करके इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और यही है भारत का पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यही है। 1936 में ये नेशनल पार्क बना था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, ये प्राइवेट नेशनल पार्क है एक प्रकार का। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी वैसे स्थापित किया जा रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। माननीय नीति उपयोग 3 प्रमुख दर्रे हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया? तो भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे संजीव खन्ना जी, जस्टिस संजीव खन्ना। न्यू CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या कहें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। DY चंद्रचूड़ जी के बाद ये आएंगे। तो होता क्या है ना, देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है ना, तो उसी को अधिकार होता है कि अगले वाले को रिकमेंड करे। तो वो जिसको रिकमेंड करता है उनकी नियुक्ति की जाती है। वैसे जो वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो अमूमन 99% केसेस में यही देखा जाता है कि जो ज्यादा वरिष्ठ होता है उसी को अगला पद मिलता है। जैसे अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जब ये रिटायर होंगे तो इन्होंने इनको रिकमेंड कर दिया है। इनकी एज ज्यादा है, या कहें कि इनके ये वरिष्ठता के आधार पर ज्यादा है, इसलिए अब ये रहेंगे। तो अब इसमें यह भी होता है कि जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, मतलब कि 65 वर्ष पूरा हो जाएगा, तैसे ही ये अपना पद छोड़ेंगे। 65 वर्ष या 5 वर्ष? तो 65 वर्ष इनका कंप्लीट कब होगा? 6 महीने में ही हो जाएगा। तो यानी केवल 6 महीने के कार्यकाल के लिए ही ये आएंगे। ठीक है ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी। तो ये भारत के नए और अगले और 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। बात समझ में आई? तो DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल ये समाप्त हो रहा 10 नवंबर को, तो उसके बाद 10 नवंबर के बाद इनकी नियुक्ति होगी। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, तो उसमें न्यायमूर्ति खन्ना ने अहम मतलब कि सुनाया था फैसला। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में भी इनका ही रोल था, इन्हीं की पीठ ने सुना था। तो मतलब ऐसे कई उल्लेखनीय मामलों में इनकी जो या तो ये बेंच में शामिल रहे हैं या इनके डिसीजन के तहत वो डिसीजन आया है। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हो सकते हैं, जिसमें 33 जो होते हैं वो जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। तो ये 33+1 होते हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अगला, तो इनका कार्यकाल कब तक होने वाला है? 13 मई 2025 तक होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 महीने तक ही होगा, दिसंबर और नवंबर को जोड़ लें तो। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों अभी कर्नाटका ने। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने घोषणा की, वहां के मुख्यमंत्री ने, कि जितने भी आवासीय विद्यालय है ना, उनका नाम अब महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय किया जाएगा। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी ने ये अनाउंसमेंट किया है, जो कि देखिए घोषणा महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर की गई है। महर्षि वाल्मीकि जयंती अभी हुई थी 17 अक्टूबर को, उन्हीं के दिन पर ये किया गया घोषणा। ठीक है, तो इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाला गया था। रामायण के पूजनीय लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, आप सब जानते हैं कि रामायण महाकाव्य इन्होंने ही लिखा था। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक दक्षिण भारतीय राज्य है।
इधर ये गोवा से बॉर्डर शेयर करता है, इधर महाराष्ट्र से, फिर तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से। मतलब दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं सबसे बॉर्डर लगाता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के सिद्धरमैया अय्यांसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसकी राजधानी है। कुक्कुरहल्ली झील, पंपा सरोवर, बेगूर झील और बेलांदूर झील है। बन्नेरघाट राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। मुदुमलाई, नागरहोल यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें, 28 यहाँ से लोकसभा में और 12 राज्यसभा में सीट जाती है। आगे बढ़ें। अक्टूबर 2024 में कहां पर मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव मनाया गया? मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में। तो अभी 7 अक्टूबर को यहाँ पर शुरू हुआ है मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव। देखो कुछ इस प्रकार से होता है, ये लोग वहां के निवासी जो होते हैं घाटी के, वो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मणिपुर के इम्फाल में ये मनाया गया। पहाड़ी और घाटियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के लोग सौहार्द पूर्वक मनाते हैं। इसकी शुरुआत कंगला उत्तरा में मेन टोंगबा और येनखोंग तांबा की रस्मों के साथ शुरू होता है। खैर ये सीजीएल वगैरह के लिए है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, आपको ये याद रखना है पहली लाइन बस। मणिपुर के और महोत्सव में लाई हरोबा है, संतरा महोत्सव है, संगाई महोत्सव है। संगाई वहाँ का राजकीय पशु भी है, हिरन टाइप का होता है, हिरन की परिवार का फैमिली का मेंबर होता है। सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है, कचाई लेमन मनाया जाता है। इसके अलावा इमोई इरिप्पा महोत्सव मनाया जाता है। ये सभी मणिपुर के प्रमुख महोत्सव हैं। ठीक है ना, आज राज्यों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सदुला बथुकम्मा समारोह अभी ये तेलंगाना में हुआ। इसके अलावा हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में होता है 1 से 10 दिसंबर। जांस्कर फेस्टिवल लद्दाख में होता है, जांस्कर महोत्सव तिब्बतियों के द्वारा। ओणम उत्सव केरल में होता है। ठीक है, और कटारागामा एसला महोत्सव श्रीलंका में होता है। हरेला पर्व उत्तराखंड का होता है। हेमिस महोत्सव हेमिस तसेचू, हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में। ठीक है, हेमिस मठ भी है। हाल ही में किसको जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया? जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में अब ये क्रिकेट डायरेक्टर होंगे। नाम है इनका सौरभ गांगुली। ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, बंगाल क्रिकेट बोर्ड के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी के टाइम पर फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट में क्रिकेट निदेशक होंगे। ठीक है, चलिए तो ये है। अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताओ वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अभी मैं आगे आपको आंसर बताऊंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखो। तो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स एक संस्था है, कंपनी है, उसके अब ये निदेशक होंगे। इन्होंने अपने वनडे करियर में 11,363 रन बनाए हैं। वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विश्व के 9वें स्थान पर हैं। अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार को मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपने कमेंट में लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो रोजर बिन्नी लिख दीजिए। ठीक है ना, स्टुअर्ट बिन्नी के पापा। अगला, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अक्टूबर में मतलब इसी महीने भारत ने अभी कोलंबिया के साथ दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर। तो यहाँ देखिए इंडिया और कोलंबिया ने साइन किया है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन पैक्ट पर। यह पैक्ट करने वाला भारत से ये 17वां देश बन गया है। ये समझौता भारत और कोलंबिया में फिल्म निर्माताओं को एक दूसरे देशों में फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति देता है। यहाँ से वहां जाकर के फिल्में शूट हो पाएंगी। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा होती है। मुद्रा पेसो, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो होते हैं। ठीक है ना, मैप नहीं लगा है, चलिए मैप में आपको शो करा दूंगा एडिटिंग के टाइम पर। अगला है, अक्टूबर 2024 में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो अभी अक्टूबर महीने में आईएसएसएफ का विश्व कप आयोजित किया गया और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं। 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज था। 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल था, कोई गोल्ड नहीं आया था। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी तो सर आपने आईएसएसएफ बताया था। देखो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था पेरू वाला, जिसमें भारत ने 13 गोल्ड जीता था और भारत मेडल टेबल में टॉप पर रहा था, वो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप था। ध्यान से उसको देखिए, ये आईएसएसएफ का विश्व कप है, सीनियर वाला कह सकते हैं। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, वो वाला पेरू में आयोजित किया गया था। ये 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। भारत ने 4 मेडल जीते, 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है।
ये विजेता के नाम है सोनम मस्कर, विवान कपूर, अखिल शेरॉन और अनिलजीत सिंह नरूका। बाकी आईएसएसएफ का मुख्यालय म्यूनिख में है। 149 देश इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति इटली के लुसियानो रॉसी हैं। आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? तो ये थे साथियों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। संकल्प बैच जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज दिन में ई बुक भी लॉन्च हो जाएगी। आप लोग की डिमांड थी ना कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक की, मतलब कि 9 महीने की ई बुक निकालिए, तो वो तैयार हो चुकी है और आज वो लॉन्च हो जाएगी। और इसके लिए आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब भी अनाउंस होगा तुरंत आपको बताया जाएगा वहां पर, और आप जाकर के उसको परचेज कर सकते हैं या फिर MJT ऐप से जाकर आप ले सकते हैं। तो आज दिन में या फिर आप शाम तक ले पाओगे। कल बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। कल हम लोगों ने आपसे पूछा था कि कितने वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा है। तो 6 वर्षों के बाद, 2018 में लगा था, उसके बाद 2024 में हटा है। 8वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या है? तो भविष्य अभी है, ये है थीम इस बार की। आज का आपके लिए क्या क्वेश्चन है? नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई है? इनडायरेक्टली पूछा गया है। डायरेक्टली पूछा जाए तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? औषधि विनियामक प्राधिकरणों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है? ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एवरी समथिंग ईयर पर आयोजित की जाती है। वो समथिंग क्या है आप कमेंट करके मुझे बताओ। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपको पता हो डिटेल से जरूर आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।